हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है सेल। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेल में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो सेल के बारे में जानेंगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे, और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो पहला ही यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? साइटोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें हम सेल की फॉर्म का, कि सेल किस तरीके से बन रही है, उसकी फॉर्मेशन कैसे, उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी जो संरचना है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसका स्ट्रक्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, कि सेल किस तरीके से बनी हुई है, उसमें क्या क्या जो तत्व हैं या जो हैं सब्सटेंसेस हैं, वो कौन कौन से सब्सटेंसेस उसके अंदर मिले हुए हैं और किस तरह से ये सेल बनी हुई है। जब इन तीनों चीज़ों की स्टडी की जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी हम उसको कहेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं इसको स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यू वेल नोज अबाउट इट, कि क्या है ये? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। स्मॉलेस्ट यूनिट है ये हमारी लाइफ की। अगर ये नहीं है तो हमारी पूरी की लाइफ का कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारी लाइफ बनी हुई है वो इसी सेल के ऊपर बेस्ड है। ये जो सेल है वही क्या, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किसकी बात कर सकते हैं हम? अमीबा है, पैरामीशियम है, यीस्ट है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो इनमें क्या होता है, केवल एक ही सेल इनके अंदर मिलेगी, सिंगल सेल इनमें होती है, और जितने भी एसेंशियल फंक्शंस है लाइफ के वो एक ही सेल करती है। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यीस्ट है और बैक्टीरिया है, ये सभी क्या है? यूनिसेलुलर है। यूनी का मतलब होता है एक, और यानी कि सेलुलर मतलब एक ही सेल जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, और वो एक ही सेल जितने भी एसेंशियल वर्क हैं। अब एसेंशियल वर्क से यहाँ मतलब क्या है? जैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, उत्सर्जन, और जो है सर्कुलेशन हो रहा है, यानी कि जो सर्कुलेशन यानी कि जो फ्लूइड है बॉडी में, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। फ्लूइड से मतलब क्या है? जो ब्लड है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, कि वो जो जिस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है तो वो एक ही सेल कर रही है। साथ ही साथ इसमें जो डाइजेशन है वो एक ही सेल के माध्यम से हो रहा है। तो ये सब मतलब जितने भी एसेंशियल वर्क हैं वो सब एक ही सेल अगर कर रही है तो उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम उसको कहते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड हैव डिवीजन ऑफ लेबर। तो इनमें क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी से ही आप समझ रहे होंगे, मल्टी का मतलब होता है बहुत, है ना। तो बहुत मतलब काफ़ी सारी सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं। ये काफ़ी सारी सेल से मिलकर बनने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम इनको कहते हैं। इनके अंदर क्या होगा? डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ कैसे बनेंगे? कि जाहिर सी बात है इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप की सेल्स भी होंगी, और वो जो सेल्स आपस में मिल रही होंगी तो वो सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू को बनाती हैं। तो काफ़ी सारे टिश्यूज़ इसमें बन रहे होंगे, तो डिफरेंट काइंड के टिश्यूज़ यहाँ पर बन गए। और हर एक टिश्यू क्या कर रहा है? एक डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि अपने एक डिफरेंट टाइप का जो वर्क है वो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट शॉ द डिस्क्राइब्ड ए लाइफ सेल। अब ये जो है सबसे पहला कौन आए थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए, और उन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा, या लाइफ सेल को देखा, और उसको इन्होंने ही क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। ठीक है, एक आपने पढ़े होंगे रॉबर्ट हुक आपने इन 9th क्लास में पढ़े होंगे, और उन्होंने कि सेल कैसी देखी थी? वो लिविंग सेल उन्होंने नहीं देखी थी। लिविंग सेल देखने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। इन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल को देखा और उसको इन्होंने डिस्क्राइब भी किया। नेक्स्ट है इसमें रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट है इसमें कि जो रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, और रॉबर्ट ब्राउन क्या करते हैं कि ये न्यूक्लियस को डिस्कवर करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस की खोज का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? वो रॉबर्ट हुक को जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। रॉबर्ट हुक ने तो नॉन लिविंग सेल देखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मैथ्यू स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान इन 1938 proposed the cell theory which was later modified by
रुडोल्फ विर्को इन 1855। अब एक थे मैथ्यूज स्लाइडेन और दूसरे का नाम क्या था, थियोडोर स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे और इन दोनों साइंटिस्ट ने, इनमें से एक तो जूलॉजिस्ट थे और एक बायोलॉजिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे सॉरी और एक क्या थे, बॉटनिस्ट थे। ये दोनों थे और इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, सेल थ्योरी जो है, यानी कि जो सेल थ्योरी है उसके बारे में इन्होंने बताया। और इसको जो मॉडिफाई किसने किया, इन्होंने तो सेल थ्योरी दे दी, कोशिका विज्ञान जो थी वो इन्होंने दे दी, सेल क्या है उसके बारे में इन्होंने बता दिया। अब उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन किए थे वो किसने किए थे, रुडोल्फ विर्को नाम के एक साइंटिस्ट ने किए थे। ये जो हैं ये और इन्होंने कब किया था, 1855 में इन्होंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए। और साथ ही साथ इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें इन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो नई सेल्स बन रही हैं वो पुरानी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे नई सेल्स बन रही हैं। ठीक है, अगर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स नहीं होंगी तो नई सेल्स भी नहीं बन सकती। इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर ये था। अब इसको यहाँ पर एक्सटेंड करके इनके स्टेटमेंट को लिखा भी गया है, यहाँ लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो इन्होंने ये का बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी कि सेल से मिलकर बने हुए हैं। उसके अंदर सेल है, एक बेसिक यूनिट है सेल, मतलब उसे बोल सकते हैं बहुत ही छोटी इकाई है ना सेल। और क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ सेल, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसका प्रोडक्ट हैं, सेल का ही ये प्रोडक्ट है, ये इन्होंने कहा। दूसरा इन्होंने बताया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और जितनी भी सेल्स हैं वो अराइज किससे हो रही हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रही हैं। जिसमें इन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसने ये कहा कि जितनी भी नई सेल्स बन रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हैं। नेक्स्ट है इन दोनों का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको पहले बता देती हूँ, फिर यूकैरियोटिक के बारे में बताऊँगी। अब देखो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ये जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड, ये जो पूरा का पूरा वर्ड है प्रोकैरियोटिक सेल, ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्रो है दूसरा कैरियोटिक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी सेल्स जिनमें एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, हम उनको बोलते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें बात करेंगे कि ये कैसे, इनके अंदर क्या क्या स्पेशल सिम्टम्स या फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला इसमें आ जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड से मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एक न्यूक्लियोलर या जो मेम्ब्रेन होती है वो इसमें एब्सेंट होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो बाउंडेड नहीं होता है किसी भी लेयर से, वो एब्सेंट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल आर स्मॉलर इन साइज़, और जो इनकी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, साइज़ में बहुत छोटी होती हैं। कैसी होती हैं, साइज़ में छोटी होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट, इनमें केवल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट। तो इनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके चारों तरफ कोई भी लेयरिंग इनमें नहीं होती है, उनके चारों तरफ कोई भी लेयरिंग इनमें प्रेजेंट नहीं होगी। और ये किसके बारे में बताया हमने, प्रोकैरियोट के बारे में बताया। अब यूकैरियोट के बारे में समझते हैं। यू का मतलब होता है वेल, है ना, यू का मतलब क्या होता है, वेल, यानी कि अच्छा या गुड भी हम इसको कह सकते हैं। और कैरियोट आप समझ ही गए हैं किसकी, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसी सेल्स जिनके अंदर एक अच्छा खासा विकसित न्यूक्लियस अगर उपस्थित है या प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल हम उसको कहेंगे। अब इसके पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, बाउंडेड न्यूक्लियस यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल आर लार्ज इन साइज या लार्जर इन साइज। तो इसकी जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर होगा मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, यानी कि एक से अधिक क्रोमोसोम यहाँ पर उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, सॉरी प्रेजेंट। तो इसमें क्या होंगे, जो ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे होंगे, इसके जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि उनके चारों तरफ जो है ऑर्गेनल्स है, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है या जितने भी और भी माइटोकॉन्ड्रिया है, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके चारों तरफ क्या है, लेयरिंग प्रेजेंट होती है, और उसी को हम कहेंगे बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरीज ग्रेटली अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड फंक्शन। तो जो सेल्स का जो साइज़ है, सेल्स का साइज़ और शेप कैसी होती है, वेरीज होती है, मतलब अलग अलग होती है। ये डिपेंड करती है किस पर, पोजीशन पर और फंक्शन पर।
ठीक है, कैसा फंक्शन है, मतलब जैसा उसका फंक्शन है या पोजीशन है उसके बेस पर ही जो सेल्स है उसका साइज और शेप होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा कैसी सेल है, सबसे छोटी सेल है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इन द इज़ द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच के एग से आइसोलेट की गई एक सेल, और वो जो सेल है वो कैसी है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल किसके अंदर मिल रही है, ऑस्ट्रिच एग में, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना उसके अंदर लार्जेस्ट सेल होती है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे द शेप ऑफ सेल मे बी क्यूबॉइडल। तो जो शेप कैसी हो सकती है सेल्स की, क्यूबॉइडल भी हो सकती है, कॉल्यूमनर भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, थ्रेड लाइक भी हो सकती है, और इरेगुलर भी हो सकती है। ठीक है, ये इसके सेल की जो शेप होती है उसके बारे में बताया गया है। क्यूबॉइडल भी हो सकती है, कॉल्यूमनर भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, थ्रेड लाइक भी हो सकती है, और रेगुलर भी हो सकती है। ये तो हमने इसकी जो बेसिक इन्फो है उसके बारे में जाना। अब नेक्स्ट है हम इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको डिटेल में जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये इनको बोलते हैं। और ये जो है, अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या बताया क्या जा रहा है इसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रेजेंटेड किससे रिप्रेजेंट होती हैं, बैक्टीरिया से, ब्लू ग्रीन एल्गी से, है ना, और माइकोप्लाज्म और साथ ही पीपीएलओ से रिप्रेजेंट होती है। यानी कि ये इनकी जो प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पर होंगी, वो होंगी बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, माइकोप्लाज्मा में और पीपीएलओ में ये होंगी। दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड वेरी इन साइज ग्रेटली। तो ये जो सेल्स हैं बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाती हैं और इनका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप की साइज़ जो इनके अभी बताया कि फंक्शंस और पोजीशन के बेस पर इनका जो साइज़ है वो उन पर डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो और बहुत ही जल्दी बहुत तेज़ी से ये रैपिडली मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं। मल्टीप्लाई का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि नंबर का इंक्रीज़ होना, नंबर बढ़ना, किसी भी सेल का नंबर बढ़ना ही क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे बैक्टीरियल सेल्स में भी बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। तो बैक्टीरियल सेल कैसी हो सकती हैं, किस टाइप से हो सकती हैं, तो बैसिलस, बैसिलस मतलब रॉड शेप है ना, रॉड जैसे शेप की हो सकती हैं इस तरह से। कोकस का मतलब कैसी हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं, गोल हो सकती हैं। विब्रियो मतलब कॉमा लाइक हो सकती हैं इस तरीके से। और स्पाइरलम का मतलब क्या है, ऐसी ये जो सेल्स हैं ऐसी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके चारों तरफ सेल वॉल होती है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगी उनके चारों तरफ क्या होगी, सेल वॉल रहेगी। किसे छोड़कर, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन, है ना, उनके चारों तरफ सेल वॉल में क्या होंगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, किसे छोड़कर, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। एंड जेनेटिक मटीरियल इज़ नेकेड, और जेनेटिक मटीरियल भी कैसा होगा, नेकेड होगा। उसके चारों तरफ कोई भी जो लेयरिंग है वो नहीं होगी, नेकेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी द प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए in some bacteria provide some special features like resistance to antibiotics। तो इसमें क्या होंगे, कुछ इसमें क्या होते हैं, प्लाज्मिड डीएनए होते हैं। और ये किस में होते हैं, ये कुछ मतलब जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर कुछ प्लाज्मिड डीएनए होते हैं। और ये जो प्लाज्मिड डीएनए इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं। अब वो स्पेशल टाइप के फंक्शंस कैसे होते हैं कि ये क्या करते हैं, इनकी ये एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस को शो करते हैं। जो भी एंटीबायोटिक्स होंगी उनके लिए कुछ रेजिस्टेंस को ये शो करते हैं। तभी तो आपने सुना होगा कि जो बैक्टीरिया है वो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर ये कुछ मतलब इन्नेट एबिलिटी इनके अंदर होती है कि ये इनके अंदर ये इन्नेट एबिलिटी होने की वजह से ये हार्श कंडीशन में भी ये स्टैंड कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और ऐसा किसकी वजह से होता है, इनमें क्या होते हैं, प्लाज्मिड डीएनए होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए के जो पार्टिकल्स या जो मतलब एक्स्ट्रा डीएनए या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का जो मैटर होता है उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा डीएनए आप इसको, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आप इसको कह सकते हैं, वो किस में होंगे, सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, नहीं हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया,
गोल्गी बॉडीज एक्सेट्रा आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो इनके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो इनमें नहीं होगी क्योंकि इन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं होगी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इनमें नहीं होता है, गोल्गी बॉडी जो है वो भी इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। मीजोसोम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोट्स। तो इसमें एक स्पेशल टाइप की एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम कहते हैं। और ये जो मीजोसोम ही क्या है, प्रोकैरियोट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है, यानी कि इसी के बेस पर हम जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं, या इसको हम कह सकते हैं इसका क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है।